दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतबीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर लंदन से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों जब से हरियाणा के अंदर राज्यसभा के चुनाव हुए हैं तब से एक बात समझ में नहीं आ रही कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस है खुद इतनी कमज़ोर हो चुकी है या फिर वो अपने आप को कमज़ोर कर रही है या फिर वो बीजेपी को मजबूत करने के ऊपर तुली हुई है। ये समझ में नहीं आता। क्यों समझ में नहीं आता कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसने जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लगभग 70 साल तक तो देश के ऊपर राज किया है। और जब से हरियाणा पंजाब से अलग होकर 50 साल पहले बना तो 50 साल में लगभग 30 साल तक कांग्रेस ने सत्ता की है, राज किया है। और आज उसकी ये हालत हो रही है कि आज उसके जो विधायक हैं, सांसद हैं, अपनी बोली ऐसे लगा रहे हैं जैसे सब्जी मंडी में किसी सब्जी की बोली लगाई जाती है। और सिर्फ बोली ही नहीं लगा रहे, वो अपनी उसमें शर्म महसूस भी नहीं कर रहे कि हम अपने आप को बेचने लग रहे हैं। तो जनता ने जिसने वोट दिया वो क्या सोचेंगे, वो धड़ल्ले से अपनी बोली लगाने लग रहे हैं। और बीजेपी उनको खरीदने लग रही है और ऐसे खरीदने लग रही है कि उनको खुद ये है कि जब चाहें जितने चाहें उतने विधायकों को खरीद ले। तो आज ये स्थिति ऐसी हुई क्यों है कि राज्यसभा तक में जब उसके पास इतना बहुमत था कि वो अपनी सीट जीत सकती, उसके बावजूद भी हार गई। तो चलिए आज इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे कि आखिर इसकी वजह कौन है और कौन इसके लिए सूत्रधार है, कौन इसका मास्टरमाइंड है, कौन इसकी हालत के लिए जिम्मेदार है। तो केंद्र की बात तो दोस्तों फिर कभी करेंगे। आज हम बात करना चाहेंगे हरियाणा की। तो हरियाणा के अंदर दोस्तों ये ऐसा भी नहीं है कि हम 50 साल की बात करें, क्योंकि हरियाणा को लगभग 50 साल हो चुके हैं पंजाब से अलग हुए। आप सिर्फ 20 साल की बात करेंगे, पिछले 20 साल की जी, क्योंकि 20 साल के अंदर ही आज हरियाणा कांग्रेस का जो पतन है वो इस हद तक हो चुका है कि उसके लिए ये समझना ज़रूरी है कि उस पतन के लिए कौन जिम्मेदार है। तो 2005 में दोस्तों कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा का चुनाव लड़ा था चौधरी भजनलाल जी के नेतृत्व में। और चौधरी भजनलाल जी के नेतृत्व के कारण हरियाणा के अंदर कांग्रेस को बम्पर बहुमत मिला था, यानी 67 सीट मिली थी उसको। लेकिन पता नहीं क्या समीकरण कहिए या किस्मत कहिए कि जिस चौधरी भजनलाल जी के कारण हरियाणा के अंदर कांग्रेस सत्ता में आई थी उन्हीं चौधरी भजनलाल जी को दूध में मक्खी की तरह बाहर निकाल दिया और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को सीएम की कुर्सी दे दी गई। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि चौधरी भजनलाल जी हुआ करते राजनीति के पीएचडी, लेकिन 2005 में पता ही नहीं उनकी जो राजनीति के पीएचडी की यानी पंडित की जो उपाधि थी वो कैसे ख़त्म होगी, कैसे वो डिग्री फट गई। और वो जो भजनलाल जी राजनीति के माहिर हुआ करते, वो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने काम शुरू कर दिया। और जैसे ही वो मुख्यमंत्री बने और हरियाणा की बागडोर उनके हाथ में आई, तो सबसे पहले उन्होंने उन्हीं भजनलाल जी के परिवार को कांग्रेस छोड़ने पे मजबूर कर दिया, यानी उनको खुदी लाइन लगा दिया। और इस हद तक उनके साथ वो किया कि आखिर में उनको कांग्रेस छोड़ के जाना पड़ा। और उस सिर्फ इतना ही नहीं, उसके बाद जो कद्दावर नेता हुआ करते जिनके कारण हरियाणा के अंदर कांग्रेस बार बार सत्ता में आया करती, वो जो नेता हुआ करते वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से भी मजबूत हुआ करते। तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने ये सोच के कि कल को ये तेरे सामने ही चुनौती बन के ना खड़े हो जाएं, उनको भी पार्टी छोड़ने पे मजबूर कर दिया। और वो थे अहिरवाल के सबसे बड़े और कद्दावर नेता राव इंद्रजीत जी। और हिसार जींद और कैथल यानी जो बांगड़ की बेल्ट है उसके कद्दावर नेता हुआ करते चौधरी वीरेंद्र सिंह जी। तो चौधरी वीरेंद्र सिंह जी को भी पार्टी छोड़ने में मजबूर कर दिया और चौधरी राव इंद्रजीत जी को भी पार्टी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। तो ये सोचिए, अगर ये तीनों नेता यानी चौधरी भजनलाल जी, उनका परिवार और ये इंद्रजीत जी और चौधरी वीरेंद्र सिंह जी अगर कांग्रेस में बने रहते तो कभी भी बीजेपी हरियाणा के अंदर सत्ता में नहीं आती। और वो भी भूपेंद्र हुड्डा के 10 साल के मुख्यमंत्री यानी कांग्रेस की 10 साल की सत्ता के बावजूद। क्यों? क्योंकि ये वो 3 आदमी ऐसे थे जो कांग्रेस के कद्दावर नेता हुआ करते जिनके कारण कांग्रेस सत्ता में आया करती। लेकिन इन्हीं 3 आदमियों की वजह से जब ये बीजेपी में गए तो न सिर्फ कांग्रेस की नींव कमज़ोर हुई हरियाणा से, बल्कि बीजेपी की नींव भी डली। और न सिर्फ नींव डली बल्कि 2014 के
उसमें चुनाव में बीजेपी सत्ता में आई तो सिर्फ इन 3 नेताओं के कारण आई। कैसे आई मैं वो आपको बताता हूँ प्रमाण के रूप में। अहिरवाल के अंदर दोस्तों 11 सीटें हैं और वो 11 सीटों में जो प्रभाव है वो राव इंद्रजीत जी का है। अहिरवाल के वो सबसे बड़े नेता है। तो उसमें से 2005 के अंदर 9 सीटें आई थी, वो राव इंद्रजीत जी के कारण आई थी। और जो वीरेंद्र सिंह जी थे उनके कारण जो ये मैंने एरिया बताया कि जींद का, कैथल का और हिसार का, यानी जो बांगड़ की बेल्ट जिसको बोलते हैं, उसमें से उनकी 7 से 8 सीटें थी जो उनके प्रभाव के कारण आई थी। और चौधरी भजन लाल जी, अगर वो उनका परिवार कांग्रेस के अंदर रहता तो वो नॉन जाट के कद्दावर नेता हुआ करते और उनकी पकड़ हुआ करती नॉन जाट कम्युनिटी के ऊपर। और 2009 की भी अगर बात करें, जब भजन लाल जी ने अलग पार्टी बना ली, कुलदीप सिंह बिश्नोई जी ने अलग पार्टी बना ली, तो 2009 के चुनाव में 6 सीट आई थी। सोचिए अगर वो कांग्रेस के अंदर रहते और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी उनके साथ कोऑपरेट करते, तो अगर 6 के साथ अगर कांग्रेस में होते तो 1-2 सीट और आराम से आ जाती, यानी 8 सीट आ जाती। और अगर इन 3 नेताओं की इन सीटों को भी जोड़ लें, 9 सीट राव इंद्रजीत जी की, 8 सीट वीरेंद्र सिंह जी की और 8 सीट अगर हम कुलदीप जी की, यानी भजनलाल परिवार की अगर हम मान लें, तो इन सीटों को भी अगर आप जोड़ेंगे तो ये 25 सीट बनती हैं। और इन्हीं सीटों के कारण जो 2009 के चुनाव में कांग्रेस की 40 सीटें आई थी, तो कम से कम कुलदीप बिश्नोई जी अगर इस पार्टी में रहते, दूसरे नेता रहते, तो यकीनन 40 की बजाय 50 से 55 सीट आती है और यही आंकड़ा होता 2014 के चुनाव में। लेकिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इन लोगों को न सिर्फ बाहर का रास्ता दिखा रहे, इनके कारण बीजेपी सत्ता के अंदर आई। और बल्कि इसके बाद भी किरण चौधरी जी है, कुमारी शैलजा जी है, या फिर रणदीप सुरजेवाला जी है, अशोक तंवर जी है, इनको उसके बाद भी जैसे पार्टी से बाहर का पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया, या इनको खुडे लाइन लगाया। किरण चौधरी जी तो पार्टी भी छोड़ गई पीछे। लेकिन अगर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इनसे कोऑपरेट करते तो ये जो सीटें थी ये कांग्रेस के अंदर रहती। लेकिन जब भूपेंद्र हुड्डा जी ने इनको भी खुदे लाइन लगाया, तो न सिर्फ ये भूपेंद्र हुड्डा जी की खिलाफत करने लगे, बल्कि एक ऐसा गुट भी बन गया जो इतना पावरफुल तो कम से कम हो ही गया कि अगर वो सत्ता में नहीं आता तो भूपेंद्र हुड्डा जी के आदमियों को भी वो हराने की कैपेसिटी रखता था। और उधर से कभी ये लोग पावरफुल ना बन जाए, इसलिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हमेशा ही इस गुट के आदमियों को हराने की कोशिश की। तो आपस में ये जो हराने की, एक दूसरे को हराने की, एक दूसरे की टांग खींचने की थी, उसमें सिर्फ 2014 में ही नहीं, 2019 और 2024 के चुनाव की वजह भी यही थी कि ये आपसी फूट और आपसी एक दूसरे के उम्मीदवारों को हराना। और अगर अब बात करें 2024 को भी छोड़िए, अगर हम अब 2026 की बात करें राज्यसभा चुनाव की, तो राज्यसभा चुनाव में जिस प्रकार बीजेपी को, हालांकि टेक्निकली रूप से तो 47 सीट उसकी थी, 37 सीट कांग्रेस की थी, तो एक एक सीट बढ़ना चाहिए था। लेकिन एक बार मैंने कहा था कि जो मुकेश अंबानी हुआ करते, उन्होंने जब कांग्रेस का राज था तो वो खुले हम ये कहा करते कि कांग्रेस मेरे घर की दुकान है और उससे मैं जो चाहे वो चीज़ खरीद सकता हूँ। और बीजेपी का अगर कोई भी नेता अगर 2026 में ये कह दे कि कांग्रेस के जो सांसद और विधायक है वो तो एक तरह से हमारे घर की सब्जी मंडी की तरह, जितने विधायकों को हम चाहें उतनों को खरीद सकते, तो जनता इसके ऊपर विश्वास कर लेगी। और हुआ भी यही कि जब एक सीट जीतनी चाहिए थी तो बीजेपी ने अपने ही सतीश नांदल को, जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष हुआ करते, उनको उतार दिया। और न सिर्फ उनको उम्मीदवार उतारा, बल्कि टेक्निकली रूप से भले ही वो हार गई हो, लेकिन वो जो हार थी वो उन बीजेपी की हार नहीं कह सकते, वो एक तरह से प्रैक्टिकली रूप से तो हम उसको कांग्रेस की हार कह सकते। क्यों? क्योंकि अगर अभय सिंह चौटाला जी या इनेलो अगर इसमें वोट से बाहर ना रहती, अगर अपने आप को वोट देने से बाहर ना करती, तो यकीनन वो बीजेपी को वोट देती और कांग्रेस के जो वो थे करमवीर बोध जी, वो हारते ही हारते। और जो इसका विश्वास था, बीजेपी का विश्वास था कि हम जितने विधायकों को चाहें उतनों को खरीद सकते थे, वो उस विश्वास के ऊपर पूरा उतरती। और वैसे भी उस कॉन्फिडेंस उसको इतना ज़्यादा था कि वो मेरे हिसाब से तो इनेलो के साथ जो उसको करना चाहिए था सौदेबाजी या कोई भी और सेटिंग, वो शायद नहीं कर पाए। उनको ये पता था कि हमारे साथी हैं और हमें ही वोट देंगे। तो इस चीज़ में पता नहीं अभय चौटाला जी क्या कारण हुआ, शायद उन्होंने ये अपने आप को बीजेपी की बी टीम का ठप्पा ना लगे, इसलिए उनको
वो नहीं दिए, शायद उनको ही पता था कि बीजेपी का उम्मीदवार जीत जाएगा या जो भी था, लेकिन कुल मिला के ये था कि कांग्रेस की आज ये जो हालत हुई है उसके लिए दोस्तों वो खुद कांग्रेस है, और कांग्रेस की हालत करने वाला कौन है इस चीज़ का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है। और अब रही बात उस चीज़ की कि मैं ये कह रहा था कि कांग्रेस का विलय हो जाएगा, तो यकीनन 2029 के चुनाव में अब ये जो 9 उम्मीदवार है, 5 उम्मीदवार, सॉरी उम्मीदवार नहीं, विधायक, जो 5 विधायक हैं वो क्रॉसिंग वोट वाले, उनके लिए तो कोई रास्ता ही नहीं बचा है कि वो कांग्रेस में रहे और बीजेपी में ना जाए। आज नहीं तो कल ये पाँचों के पाँचों विधायक हैं वो बीजेपी में जाएंगे ही जाएंगे, भले ही वो 2029 के चुनाव के आसपास जाएं। मुझे नहीं लगता कि वो जाएंगे, शायद जल्दी चले जाएंगे, लेकिन फिर भी 5 विधानसभा तो ये गई कांग्रेस के हाथ से। और रही बात जो 4 जिनकी वोट कैंसिल हुई है, तो कम से कम जनता की नज़रों में उनकी जो क्रेडिबिलिटी थी वो तो डाउटफुल हो ही चुकी है। तो पहली बात तो ये कि 2029 के चुनाव में उनको टिकट नहीं मिलेगी, और अगर टिकट मिल भी गई तो जनता की नज़रों में तो उनकी इमेज तो ख़त्म हो ही गई कम से कम। तो उनको जब ये लगेगा कि टिकट मिलने के बावजूद भी वो नहीं जीत पाएंगे, तो उनके पास भी और कोई चारा नहीं है कि वो बीजेपी में ज्वाइन ना करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 9 सीट तो ये भी कांग्रेस अपनी खो चुकी है, और आज कांग्रेस इस हालत में हो चुकी है कि 2029 के चुनाव में आज स्पष्ट ये दिखाई दे रहा है कि बीजेपी सत्ता में आएगी, और कांग्रेस की जो अब वर्तमान में हालत है उससे भी डाउन हो जाएगी। तो इस हालत के लिए कौन जिम्मेदार है दोस्तों, ये जो मैंने बताई ये नाम लेने की ज़रूरत नहीं है कि कौन इस हालत के लिए जिम्मेदार है, कौन कांग्रेस को कमज़ोर करने के लिए जिम्मेदार है। भले ही कांग्रेस पार्टी का विलय न हो, लेकिन कम से कम कांग्रेस पार्टी इतनी कमज़ोर ज़रूर हो जाएगी कि वो कम से कम जीत के सपने देखने से भी डरे, उसको ये उम्मीद भी ना रहे कि हमारी पार्टी सत्ता में आ सकती है। और जिस कॉन्फिडेंस के साथ अब की बार राज्यसभा में बीजेपी ने अपना खेल खेला था, 2029 के चुनाव में भी वो इसी कॉन्फिडेंस के साथ उतरेगी। और अगर थोड़ी बहुत कुछ कसर रह भी गई तो मेरा अपना मानना ये है कि इनेलो की जो जितनी भी सीट 2, 4, 5 या 10 आएंगी, उनका जो सपोर्ट है वो भी बीजेपी के पास जाएगा ही जाएगा। ये मेरा अपना मानना, जाएगा या नहीं जाएगा वो तो बाद की बात है। लेकिन दोस्तों कहने का मतलब ये है कि आज कांग्रेस की जो मिट्टी पलीद हरियाणा के अंदर हुई है, और आने वाले टाइम में भी ये दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस का जो आज का जो वजूद है उससे भी कुछ न कुछ कम हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी। तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है, कौन एक आदमी जिम्मेदार है, इसके लिए नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये विश्लेषण पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि मैं सही कह रहा हूँ, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और चलते चलते दोस्तों एक आपसे निवेदन और करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी तरह की वीडियो आपके सामने लाता रहूं। और एक बार फिर मैं कहना चाहूँगा कि ये मेरा अपना विश्लेषण है, और इसके अंदर ज़रूरी नहीं कि जो मैं कह रहा हूँ वही हो, लेकिन मेरी अपनी सोच, मेरा अपना जो अनुभव, मेरा जो अपना विश्लेषण है वो यही कहता है कि आने वाले टाइम में ऐसा ही होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपने मेरा ये वीडियो देखा इसके लिए एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।